हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। बच्चों, मैं आपको गाना सुनाने नहीं बैठी हूँ। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो प्रकृति से संबंधित है, इसलिए प्रकृति की चंद लाइनें मैंने आपके सामने गुनगुनाई हैं। बच्चों, आज जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो वो श्री सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में है। और सुमित्रा नंदन पंत जो थे वो हमारे छायावादी कवियों में से एक थे बच्चों, और प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते थे। प्रकृति के सुकुमार कवि क्यों जानते हैं? उन्हें प्रकृति से बेहद लगाव था। और आज इस पाठ का उद्देश्य भी यही है कि प्रकृति का प्रेम सब बच्चों के मन में जगाना, उनको बताना कि आप लोग प्रकृति से किस प्रकार जुड़े हुए हो। पिछले चैप्टर में हमने समाज के बारे में पढ़ा था, आज हम प्रकृति के प्रेम के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकृति किस तरह से आप लोगों से जुड़ी हुई है। आज मौसम बहुत सुहावना है, बहुत दिनों बाद रिमझिम बारिश आई है। प्रकृति खुश हो रही है, प्रफुल्लित होकर नाच रही है। कहीं कोयल कूक रही है तो कहीं मोर अपने नृत्य से इस धरा को सजा रहे हैं। बच्चों, आप जानते हैं जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं, कहीं बाढ़ का आना, कहीं भूकंप आना, आप देखते हैं वो प्रकृति आपसे नाराज होती है, तब वो आपके सामने अपना विद्रूप बिगड़ा हुआ रूप लेकर आती है। और प्रकृति इसीलिए आपके साथ, आप और प्रकृति का संबंध बहुत गहरा संबंध है बच्चों, क्योंकि ये एनवायरनमेंट चारों तरफ का प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसको हमने और आप लोगों ने मिलकर गंदा कर दिया है। कुछ लोग पेड़ पे पेड़, अंधाधुंध पेड़ काटते हैं, है ना, इससे मिट्टी का क्षरण होता है। मिट्टी टूटने लग जाती है, जड़ें टूटने लग जाती हैं, और उनके पेड़ों की जो जड़ें होती हैं उनमें इतनी ताकत नहीं रह पाती कि वो बाढ़ का प्रवाह जो होता है उसको रोक पाए। इसलिए बच्चों, आपका किस प्रकार इस प्रकृति के साथ संबंध है, आज हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। आइए, पेंसिल आपने हाथ में उठा ली होगी और मेरे साथ साथ पढ़ते जाएंगे। कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी, मैं उसको पॉइंट आउट करूँगी और आपको बताती जाऊँगी। क्या आप जानते हैं कि आपका और प्रकृति का अटूट संबंध है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, और आपकी जीवन की खुशहाली पूर्ण रूप से प्रकृति के तालमेल पर निर्भर करती है। 2 दिन बारिश नहीं आती बच्चों तो कितना गर्मी हो जाती है, आप बेचैन हो जाते हो, आप तड़प उठते हो। और उन लोगों को की सोचिए जिनके घर ना हवा चलाने के लिए पंखे हैं, ना एसी है और ना कूलर है। वो तो त्राही कर उठते हैं और वो कहते हैं कि जल्दी से बरसात आए, है ना। और पूरी वसुंधरा यानी आपकी धरती के में उगे पेड़ पौधे कुम्हला जाते हैं गर्मी के मारे, है ना। चाहे आकाश में उड़ने वाला पक्षी हो या समुद्र की लहरों के बीच खेलते हुए जीव जंतु, चाहे जमीन पर रेंगते हुए कीड़े मकोड़े हों या जमीन पर चलते हुए आप, सभी प्राणी 5 तत्वों से मिलकर बने हैं बच्चों। हम सभी का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। 5 तत्व: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 बहुत बहुमूल्य तत्व हैं जिनसे एक मनुष्य का सृजन हुआ है। इसलिए आपके लिए प्रकृति आपके साथ जुड़ी हुई है। आकाश आपके साथ जुड़ा है, अग्नि आपके साथ है, जल है और धरती है और वायु है। इनमें से कोई भी अंश यदि कम हो जाए तो आपका इस जीवन से आपका नाता हमेशा के लिए टूट जाएगा।
अब इसमें 5 तत्वों के बारे में बताया गया, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। पांच तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। आकाश और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है। अब पृथ्वी क्या है? देखिए, जिससे आपका शरीर बना है, जिससे आपका शरीर बना है वो पृथ्वी है। आपने जन्म लिया। जल, जो इस शरीर के प्रत्येक अंग में विद्यमान है। आपको पता है आपके शरीर में जल का अंश होता है, साइंस में आप लोगों ने पढ़ा है। अग्नि, जो शरीर के तापमान के रूप में होती है, आपके शरीर के अंदर आपकी एनर्जी के रूप में होती है ना। वायु, जो क्षण प्रतिक्षण आपकी सांसें जीवित रखती है, आपके अंदर जो सांस आ रही है उस वायु की देन है। आकाश, जो आपके मस्तिष्क में बुद्धि के रूप में विद्यमान है, ये आपका आकाश के रूप में कार्य करता है। मस्तिष्क, ये सभी तत्व आपके शरीर में एक निश्चित अनुपात में होते हैं। इसको अंडरलाइन करिए। सारे तत्व, कोई ज़्यादा कोई कम नहीं, एक निश्चित अनुपात होता है इसके लिए, जिससे आपका शरीर संतुलित रहता है। तभी हम लोग संतुलित रहते हैं। कुछ भी चीज़, वात का प्रयोग हो गया, कभी कभी कोई व्यक्ति कहता है इसकी तबीयत खराब है, इसको वात का प्रकोप है, वायु का, है ना। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि ये संतुलन सदैव बना रहे, क्योंकि इस संतुलन पर ही आपका जीवन निर्भर है। किसी तत्व की कमी या अधिकता इस संतुलन को बिगाड़ कर आपके जीवन में खतरा पैदा कर सकती है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों, कि आपके जीवन में खतरा कैसे उत्पन्न हो सकता है। क्या आप जानते हैं जो 5 तत्व आपके शरीर में विद्यमान हैं, ये तत्व आपको कहाँ से मिले, कहाँ से आए? अभी मैंने आपको बताया कहाँ से आए, शुरू में मैंने आपको बता दिया है, फिर भी मैं बताती हूँ। निसंदेह ये 5 तत्व आपको प्रकृति से मिले हैं। चारों तरफ आपका जो एनवायरनमेंट है, प्रकृति है, उससे मिले हैं। ये सभी तत्व हमारी अनमोल धरोहर है। अनमोल धरोहर बहुत कीमती है ना। जिस तरह से आप मोती जीवन के पढ़ रहे हैं, ये आपके मोती, जीवन के मोती हैं, इसी तरह ये प्रकृति है, ये भी अनमोल धरोहर है, अनमोल है, प्रेशियस है। प्रकृति चाहती है कि आप उसका भरपूर लाभ उठाएं। प्रकृति ये नहीं कहती कि उसकी चीज़ों को कंज्यूम ना करें, आप उसका फ़ायदा ना उठाएं। नहीं, ऐसा नहीं है, दुरुपयोग ना हो, बस इसका ध्यान रखें। इसलिए आपके द्वारा ऐसा कोई कार्य न किया जाए जिससे प्रकृति से मिल रहे 5 तत्वों में से किसी एक तत्व में भी किसी तरह की रुकावट पैदा हो। किसी भी तत्व में आई रुकावट हम सबके विनाश का कारण बन सकती है। अंडरलाइन करेंगे। अगर कोई भी तत्व में रुकावट पैदा हो जाएगी तो वही चीज़ आपके प्रकृति में विनाश का कारण बनती है, विध्वंस कर देती है। जो आपके और प्रकृति के बीच संबंध है वो आदान प्रदान का है, लेना और देना। प्रकृति अगर हमको दे रही है तो हम प्रकृति को दे रहे हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे प्रकृति पूरी चलती है बच्चों। उसे हमेशा मजबूत बनाए रखने के लिए आपको इस बात पर विचार करना होगा कि हम प्रकृति को क्या दे सकते हैं। हम प्रकृति को केवल संरक्षण दे सकते हैं। संरक्षण का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन। हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने द्वारा। बाकी तो हम क्या दे सकते हैं? हम उसको साफ सुथरा रख सकते हैं, पानी कम अपव्यय कर सकते हैं, पेड़ नहीं काट सकते। ये हमारे द्वारा संरक्षण है प्रकृति का। तो इसको अंडरलाइन करेंगे, हम प्रकृति को केवल संरक्षण दे सकते हैं, वह भी अपने स्वार्थ और जीवन के लिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो प्रकृति अपना विनाशकारी रूप दिखाने के लिए विवश हो जाएगी। आज बेटा ये कोरोना जैसी महामारी आ रही है, ये हम ही लोगों के कारण, हम लोगों ने ऐसी गलतियां करी हैं कुछ, जो हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, आर्टिफिशियल चीज़ें बनाई हैं, और इसके अलावा हम क्या बम, परमाणु बम और ये सब बनाते हैं। ये हम अपनी सुरक्षा के लिए बनाते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम अनायास ऐसी चीज़ों पे कर देते हैं जिसके आगे विनाश का द्वार खुले होते हैं बच्चों। ये बात ध्यान रखेंगे। प्रकृति का बिगड़ा संतुलन आपके उस संतुलन को बिगाड़ देगा जिस पर आपका जीवन टिका है, आपकी पृथ्वी टिकी है। प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं? अभी मैंने बताया था प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं बच्चों, शुरू में मैंने आपको ये बात बताई है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का दुष्परिणाम
चाहे भयंकर अकाल की बात हो या बाढ़ की, चाहे धरती के कंपन की हो या सुनामी लहरों के कहर की, ये सब प्रकृति की प्रतिक्रियाएं ही तो हैं। ये प्रकृति नहीं चाह रही कि आप ऐसा करो। फिर जब प्रकृति बदला लेने पर आती है, जैसे अभी चल रहा है, आजकल का जो पीरियड चल रहा है, वो प्रकृति की आपदा के कारण ही है बच्चों। तो जब वो बदला लेने आती है, देखो सब चीज़ छुड़वा दी आपसे उसने। आपका बाहर निकलना, अच्छा खाना पीना, घूमना, वस्त्र पहनना, मौज मस्ती करना, इधर उधर जाना, सब कुछ प्रकृति ने कह दिया नहीं, बंद, घरों में बैठो। ये प्राकृतिक आपदा है बेटा, भयंकर। और ये हम और आप जैसे ही कुछ जो नादान लोग होते हैं, उनके कारण ये आपदाएं आई हैं, जो समय समय पर हम सभी को सचेत करती है, आगाह करती है, वार्निंग देती है ना, और बताती रहती है कि मेरे साथ किए जाने वाले खिलवाड़ तुम्हारे अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। कि प्रकृति कहती है अगर तुमने ऐसा करा, पेड़ ज़्यादा कटते गए, इसी का तो परिणाम है। वेदर नहीं, जहाँ ठंड होनी होती है तो वहाँ अब जितनी ठंड से ज़्यादा, मैक्स टू मैक्स और ज़्यादा, राजस्थान में भी इतनी ठंड होने लग जाती है कि पाला पड़ जाता है और ओस जमने लग जाती है। ये किसके कारण है? ये सब पेड़ों के साथ हमने जो खिलवाड़ करा है, आबादी को बढ़ा दिया, बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हो गए, आबादी बढ़ गई, तो प्रकृति नाराज होती है इन सब बातों से। चलिए आगे चलते हैं। प्रदूषण इतना बढ़ गया है जिसके कारण प्रकृति हमसे बहुत नाराज है। ठीक है, आप प्रकृति को भले ही अपने से अलग माने, परंतु दोनों का संबंध ठीक वैसा है जैसे नदी के दो किनारों का। दो किनारे होते हैं, एक किनारा इधर, एक किनारा उधर। आपको लग रहा है ये किनारा उस किनारे से नहीं मिल सकता, लेकिन हम मिले तो एक ही चीज़ से है ना, बंधे तो एक ही चीज़ से है ना। उसमें आने वाला पानी इधर भी टच कर रहा है तो इधर भी टच कर रहा है, नदी के दोनों पहलुओं पे जा रहा है। पर हम क्या होते हैं, नादान है, हम समझते नहीं है इस बात को। हमारे दोनों कोनों से हमारा संबंध है। यहाँ से आने निकलने वाली लहर यहीं तक आती है और यहाँ से उठ के वापस जाने वाली लहर उस किनारे तक जाएगी। इसलिए हमारा परस्पर एक दूसरे का संबंध इसी प्रकार है, प्रकृति का और हमारा। परंतु दोनों मिलकर फैले हुए जल को नदी का रूप देते हैं। एक किनारे के बिना दूसरे किनारे का कोई महत्व नहीं होता। अंडरलाइन। अब प्रश्न उठता है कि आप प्रकृति को अकेले क्या सहयोग दे सकते हैं ताकि आदान प्रदान का रिश्ता हमेशा बना रहे। अब ऐसा क्या अकेले होकर आप उनको क्या सहयोग दे सकते हैं, ये आपको इसमें बताया जा रहा है। उसका सीधा सीधा जवाब है, आपका जरा सा सहयोग हमारे जीव जंतुओं को जीवन दे सकता है। देखिए, जंगल कट जाते हैं तो जीव जंतु समाप्त हो जाते हैं। जीव जंतु प्रकृति को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत बड़ी मदद करते हैं बच्चों, ये याद रखिएगा। हर छोटा जीव, छोटे बड़े जीव एक दूसरे को खा के, कोई किसी ने इसको खाया, शेर ने हिरन को खाया, हिरन ने घास खाई, वो भी प्रकृति से आई। पेड़ों पे फल लगे जो मनुष्य ने खाए, मनुष्य ने उसके लिए पेड़ उगाए। संतुलन को बनाए रखना पड़ता है। ठीक है, आए दिन कोई ना कोई उत्सव आप मनाते ही रहते हैं। आपको पता है, फेस्टिवल्स आते हैं। इन अवसरों पर अनावश्यक खर्च करके आतिशबाजी करना, दीपावली पे सब क्यों बड़े बड़े इश्तिहार लिखे हुए आते हैं, अखबारों में लाइनें आती हैं कि कृपया प्रदूषण ना फैलाएं। रॉकेट और ये जो बम चलाते हैं, इनसे प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ एज वेल हवा का, एयर पोल्यूशन, दोनों चीज़ें होती हैं, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी मौज मस्ती में ये बात भूल जाते हैं। एक लिमिट में कोई चीज़ करें तो कोई नुकसान नहीं करती, प्रकृति अपने आप उसको स्वच्छ करती है। लेकिन हम होड़ा होड़ी करते हैं, इसने इतने की आतिशबाजी तो मैं 10,000 की लाऊंगा, मैं 12,000, अरे तुमने बस 12,000 की, हमने तो 25,000 के पटाखे फोड़े। पैसे का भी व्यय करा और हवा भी पोल्यूटेड हुई आपकी, और एनवायरनमेंट चारों तरफ का पोल्यूटेड हुआ। कोई फ़ायदा नहीं। आए दिन कोई ना कोई उत्सव हम मनाते हैं, उसी का ये है। उपहार में फूलों के गुलदस्ते भेंट करना हमारे लिए सामान्य सी बात होती है। एक फूल देख के भी आप किसी को खुश कर सकते हो। कोई ज़रूरी है इतना बड़ा फूल का गुलदस्ता दिखाना, इतने सारे पैसे लगाना और ये बताना कि हमने तो बहुत बड़ा आपको दिया है फूल का गुलदस्ता। वेस्टेज है। आप भगवान को एक फूल चढ़ा के भी प्रसन्न कर सकते हो। उनके लिए फूलों की चादर चढ़ानी बहुत ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन हम करते हैं।
अगर आप आतिशबाजी ना करके पेड़ लगाएं और फूलों के गुलदस्ते के स्थान पर पौधे उपहार में दें तो निराश प्रकृति फूल ही ना समाएगी। देखिए बेटा, आपको इसका सल्यूशन भी बता दिया है। हर चैप्टर आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। यहाँ आपने ये करा, ये कह रहा है कि आप पेड़ लगाएं। एक दिवस बना ले, जब जन्म दिवस है आपका तो आप पेड़ लगाएं, उसमें फूलों के गुलदस्ते के स्थान पर पौधे का उपहार दें। आप अपने फ्रेंड के घर आ रहे हैं तो ये लो, मैंने तुमको एक फ्रूट का पौधा, फ्रूट का है ये प्लांट, मैंने तुम्हें गिफ्ट करा। बहुत बढ़िया गिफ्ट है वो, पैसे से गिफ्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। आपको भी ये करना चाहिए। पॉम्प एंड शो, दिखावा, इससे बचिए। प्रकृति आपकी सुरक्षित रहेगी, आपका साथ देगी, आप आपदाओं से बचे रहेंगे। तो निराश प्रकृति फूली न समाएगी। पौधे लगाना और उन्हें संरक्षण देना आज आपकी आवश्यकता बन चुकी है। अंडरलाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि आज ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए। आप देखिए, आपको मैम पढ़ाती हैं, आपका निशा मैम आपको पढ़ाती हैं, या जो भी आपको मैम पढ़ाती हैं, पर्यावरण के बारे में बताती हैं, तो वो आपको कहती हैं बच्चों पौधे लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, है ना। वो प्रकृति की सहायता कर रहे हैं आप इस प्रकार, और प्रकृति से जुड़े बिना आप नहीं रह सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए। यदि आप इसका पालन करते हैं तो नदी, वन और पर्वत सभी आपके साथ होंगे, सभी आपके साथ, सब सारी प्रकृति आपके साथ। नदी, वन, पर्वत सब क्या है? प्रकृति है, सब आपके साथ आ जाएंगे। समझ में आया बच्चों? ये था हमारा पाठ का उद्देश्य, यानी प्रकृति प्रेम आप में किस प्रकार से जग सकता है, आप क्या क्या कर सकते हैं प्रकृति के लिए। अब चलिए आते हैं उस प्रकृति के महान कवि की बात करते हैं, जो कि प्रकृति के सुकुमार कवि थे, छायावादी कवियों में जिनका अग्रणीय स्थान है ना। तो हम चलते हैं, लेके हम बात कर रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत की, श्री सुमित्रा नंदन पंत की। भारत की प्राकृतिक सुंदरता को निहार कर उस पर करोड़ों लोगों को आकर्षित होते देखा जा सकता है, लेकिन प्रकृति की गोद में जन्म लेकर उनकी गोद में खेलना, आंचल पकड़कर चलना, माँ प्रकृति के रूप को देखकर भावों को समझना, उससे प्रेरणा लेकर जीवन पथ पर बढ़ना और प्रकृति के पुत्र के रूप में अपने आप को सिद्ध करने का यदि किसी का सफल प्रयास किया है तो बस वो एक ही नाम है, सुमित्रा नंदन पंत। बच्चों, मैं भी पहाड़ी बाला हूँ, मैं भी पहाड़ में, मेरा जो पूरा खानदान है, हम लोग पर्वतीय हैं और यही अल्मोड़ा के, ठीक है। अब वो वहाँ का सौंदर्य इतना मतलब सौंदर्य से भरा पड़ा है, वो प्रकृति से भरा पड़ा है, और उसकी गोद में जो पैदा होते हैं और वहाँ जो पले बड़े होते हैं, उनको अपने आप ही प्रकृति से प्रेम होता है। तो ये सुमित्रा नंदन पंत जिनकी बात मैं आपको बता रही हूँ कि इनका बचपन भी प्रकृति के बीच में पले बड़े और वहीं पैदा हुए और वहीं बढ़े, तो उन्हें प्रकृति से इतना प्रेम था कि वो घंटों घंटों नदी के किनारे बैठा करते थे और उसकी कलकल छल छल बहती आवाज़ को सुना करते थे, और उनको नदी की आवाज़ से बहती हुई ठंडी हवाओं की जो आवाज़, शोर होता था साएं साएं करती हुई, वो उनको इंस्पायर करती थी लिखने के लिए। और ऐसे वातावरण में हर कोई व्यक्ति कवि हृदय बन जाता है। तो चलिए, उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले का कौसानी गांव अंडरलाइन करेंगे, है ना। सुमित्रा नंदन पंत पैदा हुए थे वहाँ, है ना। और यहाँ 19वीं ईस्वी में एक बालक ने जन्म लिया, पर दुर्भाग्य जन्म के मात्र 6 घंटे बाद ही माँ की मृत्यु हो गई। सुमित्रा नंदन पंत की जो माँ थी, उनकी मृत्यु बच्चे को जन्म देकर ही 6 घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। बच्चों, पहले चिकित्सा इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, घर में ही बच्चे हुआ करते थे, हॉस्पिटल भी इतने ज़्यादा नहीं जाया करते थे। तो घर में अक्सर माताओं पर जो ये बोझ होता था प्रसव पीड़ा का, और उसमें बच्चों का या बच्चा, कभी कभी बच्चे का देहांत हो जाता था तो कभी कभी माँ को ये बात झेलनी पड़ती थी। तो उसमें उस बालक, छोटे से बालक ने अपनी माँ को खो दिया। वो बालक जिसने अभी ठीक से आँख की पुतली भी नहीं खोली थी, माँ के महत्व को क्या समझ सकता था। नामकरण हुआ
नामकरण हमारे संस्कार होते हैं बच्चों, नाम रखा जाता है, अन्नप्राशन संस्कार होता है, पहले बार जब अन्न चखाया जाता है तो अन्नप्राशन संस्कार होता है। ये संस्कार होते हैं हमारी हिंदू संस्कृति में। नाम रखा गया गुसाई दत्त, और तब उनका बचपन का नाम था, अंडरलाइन करेंगे, सुमित्रा नंदन पंत का बचपन का नाम था गुसाई दत्त। पिता गंगा दत्त, अंडरलाइन करेंगे, और पिता का नाम था गंगा दत्त। सुमित्रा नंदन पंत के जो पिता थे उनका नाम था गंगा दत्त। बालक की देखभाल करते शायद ईश्वर को यह भी मंजूर नहीं था, है ना। थोड़े ही दिनों में गोसाई दत्त का वश चलता तो माँ और पिता का प्यार छीनने नहीं देता। कोई भी बालक नहीं चाहता कि उनके माँ बाप उनको बहुत छोटे से उम्र में ही छोड़ के चले जाएं। तो बच्चों, आप लोग भाग्यशाली हैं कि आपकी माँ और पिता आपके साथ हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी माएँ साथ नहीं हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पिता साथ नहीं हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं बच्चों जिनकी माँ और पिता दोनों ही नहीं हैं, वो अनाथ हैं। लेकिन कुछ वर्षों के बाद माँ का प्यार देने वाले पिता गंगा दत्त भी प्रकृति की गोद में समा गए। हम सबको कहाँ हमको दफन होना होता है, कहाँ मिट्टी में ही जल जाना होता है, हमको आखिर हमारा लकड़ियों पे अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसी प्रकार वो प्रकृति में राख बन गए। जीवात्मा ऊपर चली जाती है, स्वर्ग में पहुंचती है। बालक गुसाई दत्त जैसे जैसे बड़ा हुआ तो माँ और पिता की कमी महसूस करने लगा, अंडरलाइन। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया तो उनको लगता था, वो बहुत चुप चुप रहा करते थे, वह घर से निकल पड़ते थे और घर में जो उनके और मौसी वगैरह चाचा वगैरह थे वो उनके साथ ही रहते थे, और अपने चुपचाप अपने घर से निकल पड़ते थे और चले जाते थे प्रकृति की गोद में, पहाड़ों के बीच में। और वहाँ पर कोई उन्हें दिखाई ना देता। दिखाई देते, कौन दिखाई देता? ऊंचे ऊंचे पहाड़, उन पर खड़े लंबे लंबे वृक्ष, जैसे मैंने अभी बोला था, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, उस पे वृक्ष लंबे लंबे, है ना, लंबे और हरे हरे वृक्ष। वो टकटकी लगाए घंटों उनकी ओर देखता रहता। वह कौन? सुमित्रा नंदन पंत, गोसाई दत्त। प्रकृति की कोई हलचल उनसे छिपी ना रहती, कुछ हल्का सा कुछ हिलता वो तुरंत वहाँ देखते, और वो इतने प्रकृति में डूब जाते थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कब सांझ हो गई। और घर से कोई उनको दौड़ के बुलाने आता था, अरे गुसाई तूने खाना नहीं खाया है, चल खाना तो खा ले। झूमते हुए वृक्ष उसे अपने परिवार के सदस्यों की तरह लगते थे। अंडरलाइन करेंगे, वृक्ष उनको परिवार की तरह किनको मानता था? वो उन वृक्षों को, क्योंकि उनको लगता था कि इनकी हर बात मुझे समझ में आ रही है। चिड़ियों की चहचहाट से उनको बहुत प्रेरित किया करती थी, और वो उनकी आवाज़ में उनके साथ साथ उनकी आवाज़ कोयल करती थी, कू, तो वो भी करते थे कू, इस तरह बोलते थे उनके साथ। अब उस बालक को सुबह सवेरे जंगल की ओर शोर करते जाते पक्षी सुंदर जीवन का संदेश दे जाते, जो घोंसलों की ओर लौटते हुए पक्षी जीवन की मिठास पाने का संदेश देते थे। अंडरलाइन कि जो लौट रहे होते थे पंछी, तो वो जीवन की मिठास से भरे हुए जीवन का संदेश देते थे उनको। कभी खिलते फूल कहते, हर फूल उनको सिखाता कि दुख में भी हंसते रहना ही जीवन है। वो फूलों से बात करते थे, कवि हृदय था उनका। जैसे कि अभी हमने एक कविता में पढ़ा था, पाठ 5, उसमें एक कवि को एक फूल ने बात करते सुना। तो ये कवि जो जिनका हृदय बहुत मासूम होता है ना बच्चों, बिल्कुल निश्चल होता है, जिसमें कोई पाप नहीं होता, उनसे पूरी प्रकृति बात करती है बच्चों। तो वैसे ही उनसे भी प्रकृति बात किया करती थी। इस तरह गुसाई दत्त प्रकृति के हर क्षण प्रेरित होते रहते थे। प्रकृति उन्हें कुछ ना कुछ सिखाती रहती थी। अंडरलाइन करेंगे, कौन सिखाता था उन्हें? प्रकृति, हमेशा कुछ ना कुछ। कुछ समय की बीता, बालक गुसाई दत्त पढ़ने के लिए वाराणसी चले गए। वाराणसी को अंडरलाइन, ये पूरी लाइन, कहाँ चले गए? बनारस, जिसका पुराना नाम था बच्चों वाराणसी। बनारस बाद में हुआ। वहाँ वो प्रकृति की सुंदर कल्पनाओं में खो जाते थे, है ना। अंडरलाइन करेंगे, वो क्या करते थे? वहाँ प्रकृति की सुंदर कल्पनाओं में खो जाते थे, उनको देखते थे, है ना। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, जैसा कि मैंने अभी बोला।
ये भी एक कवि ने ही लिखा है, ठीक है। जब वो चौथी कक्षा में था तो उसने कविता की रचना आरंभ कर दी थी। इतनी छोटी उम्र में, 4th क्लास, आप लोग 8th में आ चुके हो, लेकिन अभी मैं आपको बोलती हूँ कि आप एक पैराग्राफ लिख दो तो उसमें आप इतनी अशुद्धियां करते हैं और आपको समझ ही नहीं आता मैम कैसे लिखें। आप प्रकृति के बहुत करीब नहीं हैं, इसलिए ऐसा होता है। प्रकृति से प्यार करना शुरू करिए, भावनाएं और आपके अंदर के उद्गार, मन के विचार अपने आप आपको आएंगे लिखने। कवि भी ऐसा ही करते थे। अब देखते हैं आगे। प्रकृति का साथ पाकर उनके सारे दुख सुख में बदलते चले गए। अंडरलाइन करेंगे, है ना। जब उन्होंने चौथी कक्षा में कविता लिखनी प्रारंभ कर दी, उनकी रचना आरंभ कर दी, तो वो प्रकृति के साथ उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। और प्रकृति का साथ पाकर उनके जो दुख थे, दुख क्या था कि अरे मेरी माँ नहीं है, मेरे पिताजी नहीं है, ये उनको खलता था बहुत। तो वो दुख उनके सुख में बदलते चले गए, क्योंकि प्रकृति ने उनको ऐसे रखने लग गए जैसे तो वो उन्हीं की गोद का, उन्हीं का जाया, उन्हीं का बेटा है। प्रकृति ने उनको इतना प्यार दिया। जिस प्रकृति की प्रेरणा ने उन्हें कवि बनाया, उस प्रकृति को उसने अपनी कविता में उतारा। बालक गुसाई दत्त को लोग सुमित्रा नंदन पंत के नाम से जानने लगे। अंडरलाइन करेंगे, गुसाई दत्त को किसके नाम से जानने लगे? सुमित्रा नंदन पंत, है ना। जब वो पंत महाविद्यालय में पढ़ रहे थे, कहाँ पे पढ़ा था उन्होंने? पंत, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी है बेटा, है ना। उसको पंत महाविद्यालय के नाम से गोविंद बल्लभ पंत हुए हैं, जिन्होंने बहुत पहाड़ के लिए, उत्तराखंड और ये इस तरफ के लिए, इस रीजन के लिए बहुत काम किया, है ना। तो उनकी कविता करने की कला पूरी तरह विकसित हो चुकी थी। और जब वो महाविद्यालय में थे, कब उनकी कविता करने की कला पूरी तरह विकसित हो गई? जब वो महाविद्यालय में थे, है ना। भले ही वो बचपन में ही अंकुरित हुई थी, अपनी कविता में उन्होंने प्रकृति के 5 तत्वों को बड़े ही चित्रात्मक ढंग से प्रस्तुत किया, बहुत ही सुंदर तरीके से। अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने जन जन को प्रकृति का महत्व समझाया। अंडरलाइन, प्रत्येक व्यक्ति को, हर एक लोगों को ये मैसेज पहुंचाया कि प्रकृति और आपका गहरा संबंध है, प्रकृति से प्यार करो, है ना। उनकी रचना चिदंबरा, अंडरलाइन करेंगे, पर उन्हें भारत सरकार की ओर से 1 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उस जमाने में 1 लाख रुपया, बेटा सोच के देखिए, है ना। आज के लाखों रुपये, वहाँ पे तब 1 लाख रुपया बहुत उसकी वैल्यू थी। पंत जी का मानना था कि प्रकृति जिसके साथ है, सब कुछ उसके साथ है। अंडरलाइन करेंगे, पंत जी क्या मानते थे कि जो जिसके साथ प्रकृति है, उसके साथ सब कुछ है। वे प्रकृति से प्रेरणा लेकर ही कवि बने और साहित्य जगत में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने प्रकृति को ही देखा, उसी से प्रेरणा ली हर चीज करने की। 28 दिसंबर, अंडरलाइन करेंगे इसको, 28 दिसंबर 1977 को प्रकृति का ये महान चितेरा हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ प्रकृति के आंचल में छिप गया। मतलब उनकी मृत्यु हो गई। कब हुई? 28 दिसंबर 1977। अब उनकी एक कविता, 2 कविता की पंक्ति यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए कितना सुंदर लिखा है उन्होंने। सुंदर है विहग, सुंदर सुमन सुंदर। ये विहग पक्षी भी सुंदर है और सुमन भी सुंदर। सुमन मतलब फूल भी सुंदर है। मानव तुम सबसे सुंदरतम, लेकिन आदमी जो है वो सबसे सुंदरतम इस प्रकृति की देन है। उसको भी उन्होंने प्रकृति के साथ जोड़कर ये 2 लाइन दी। इस प्रकार आपने ये चैप्टर पढ़ा कि, और आपने समझ में आपको आया होगा कि किस प्रकार प्रकृति के सुकुमार कवि, इसीलिए उनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता था, है ना। उन्होंने पूरा जीवन प्रकृति को दिया, प्रकृति को ही लिखा, प्रकृति से प्रेरणा ली, है ना, और प्रकृति में रहे और प्रकृति के सुकुमार कवि की तरह उन्होंने अपनी रह के अपनी कविताएं बनाई। तो बच्चों, ये आपका यहाँ पे चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब इसके जो यहाँ पेज नंबर 25 में आएंगे और बहुवैकल्पिक जो शब्द कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं अभी आपको टिक कराती हूँ, आप उनको टिक करेंगे, हाँ या ना में उत्तर देंगे। उसके बाद जो बच्चों आपका पेज नंबर 26 है
उसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको आगे प्रश्न बैंक की तरह भेजूंगी, जो कि आपको अपनी कॉपी में करने हैं। क्वेश्चन एंड आंसर आपकी मोती जीवन की कॉपी में करने हैं। तो चलिए आइए अभी शुरू करते हैं। पेज नंबर 25 पे सही विकल्प पर गोला भरिए। शरीर का निर्माण कितने तत्वों से मिलकर होता है? आपको सबको पता है 5 तत्वों के। घ ऑप्शन राइट है इसमें, घ को राइट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो 5 तत्व आपके शरीर में विद्यमान हैं, ये तत्व आपको कहाँ से मिले हैं बताइए? सही जवाब प्रकृति से। ख प्रकृति से, ख राइट होगा इसका। प्रश्न 3। किस रचना पर सुमित्रा नंदन पंत को भारत सरकार की ओर से 1 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बच्चों ये आपको राइट रॉन्ग में भी आ सकता है कि उन्होंने 2 लाख मिला था, 3 लाख मिला था, तो आपको पता है 1 लाख का मिला था। तो किस पे मिला था? चिदम्बरा। क ऑप्शन इज राइट। अब आप आते हैं 4th पे। आप प्रकृति को संरक्षण कैसे दे सकते हैं? 4th, किसी उत्सव पर पौधे लगाकर, फूलों के गुलदस्ते के बजाय पौधे उपहार में देकर, आतिशबाजी का प्रयोग रोककर, उपयुक्त सभी बातों पर अमल करके। तो इसमें घ आपका राइट है, उपयुक्त सभी बातों पे अमल करके। अब आप आइए सोचिए और बताइए पे हाँ या ना में उत्तर दीजिए। इसका हम लिखते जाएंगे फटाफट। प्रकृति चाहती है कि आप उसका भरपूर लाभ उठाएं। हाँ, हाँ लिख लेंगे। नंबर 2, प्रकृति को माँ की संज्ञा दी जा सकती है? हाँ दी जा सकती है। आप अकेले हजारों प्राणियों को जीवन दे सकते हैं? हाँ। पंत में कविता करने की योग्यता जन्म से थी? अब वैसे तो जन्म से ही थी, पर यहाँ पे दिखाया है 4th, लेकिन तो भी इसको हाँ ही लिखना, वो जन्म से ही थी। ठीक है बच्चों, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए, मैंने आपको करा दिए। आगे के क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको प्रश्न बैंक के द्वारा आपको भेजूंगी, और इसके अतिरिक्त क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको भेज दूंगी। आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और हम यहीं पे इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।